चलिए बेटा, तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और कहानी है आपकी कि राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा। किससे? उस मैनेजर साहब से। क्या? कि इसने क्षत्रिय का काम किया है, यानी जैसे वीर योद्धा होते हैं वो अपने देश के लिए या अपने राज्य के लिए कुछ भी कर मिटते हैं, इसी तरह से इसने भी हमारे श्याम नगर का नाम रोशन किया है, क्षत्रियों की तरह लड़ा है, ये बहादुर है, ये इसलिए इसने ये काम वीरता पूर्वक किया है, इसलिए क्षत्रिय, इसलिए इसे मैंने राज दरबार में राज पहलवान की उपाधि दी है। उसी दिन से, किस दिन से? जिस दिन राजा ने ये बताया कि हाँ वो राज पहलवान बन गया है, उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। यानी एक तो वो जीत गया था, उसके बाद और कुछ ये भी घोषित कर दिया कि राज दरबार का वो पहलवान बना दिया गया है, महाराज ने उसे राज दरबार में रख लिया है। तो कहते उस दिन के बाद उसकी कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्धि, ठीक है, फेमस होना, मतलब कहते दूर दूर तक वो फेमस हो गया और उसकी बात दूर दूर तक फैल गई कि उसने चांद सिंह जैसे मतलब नामी पहलवान को भी हरा दिया है। पौष्टिक भोजन और व्यायाम। पौष्टिक भोजन का मतलब, अब देखो राज दरबार में जगह मिल गई तो खाना पीना राजा नहीं किया, सारी व्यवस्था राज दरबार से होती थी। तो कहते खाना पीना अच्छा मिलता था, पौष्टिक आहार मिलता था शुद्ध, और वो व्यायाम भी करता था। और राजा की स्नेह दृष्टि में, राजा की स्नेह दृष्टि का मतलब राजा का प्यार, ऊपर से राजा का प्यार, यानी खाने को अच्छा मिले, व्यायाम करने को अच्छा मिले, ऊपर से राजा की मेहरबानी। तो कहते उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगे, दिन रात वो उन्नति करता रहा, व्यायाम करता रहा, दंगल में अपनी कुश्तियां जीतता रहा, और देश भर वो सॉरी श्याम नगर के आसपास के क्षेत्र में उसने अपना दबदबा बना लिया, चार चांद लगा दिया था। तो उसकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके, कहते धीरे धीरे उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे मुहावरे आ रहे हैं, तो आप उन्हें अंडरलाइन कर लेना। चांद, चार चांद लगाना, मिट्टी सुंघाना, आसमान दिखाना, तो ये आपके सारे मुहावरे हैं। कहते नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर, मिट्टी सुंघाकर मतलब पछाड़ कर आसमान दिखा दिया था, यानी आईना दिखा दिया था कि तुम क्या हो, मैं बहुत अच्छा हूँ, या मतलब दंगल में मेरे जैसा नामी कोई नहीं, धूल चटा दी थी उनको, ठीक है। काला खां के संबंध में ये बात मशहूर थी, यानी एक और पहलवान का नाम आ रहा है काला खां। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा है? चांद सिंह। तो कहते हैं काला खां के संबंध में ये बात मशहूर थी, यानी वो भी एक नामी पहलवान था काला खां, और उसके बारे में भी दूर दूर तक एक बात फैली हुई थी। क्या? कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर, यानी जैसे ही लंगोट बांध के आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता है, यानी वो बुरी तरह से हराता है, ठीक है। और इस तरह से यानी उसका दंगल में प्रवेश करने का जो तरीका है, वो अगर दंगल में उतरेगा तो लंगोट लगाने के बाद आली शब्द, चांद सिंह क्या कहता था, ठीक है, वो शेर की तरह गुर्राता था, इसलिए उसका नाम शेर का बच्चा रखा। आली का ना, काला खां का ना जो नाम था प्रसिद्ध, उसके बारे में जो बात फेमस थी वो थी कि आली कहकर वो अपने प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का मतलब था दुश्मन पर कूद पड़ता था। प्रतिद्वंदी पहलवान को लखवा मार जाता था। ये कहते जैसे ही वो दंगल में उतरता तो मानो लखवा मार गया, लखवा मारने का मतलब असहाय हो जाता था उसके सामने। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का ये भ्रम दूर कर दिया। कहते लोगों के मन में ये वहम था कि आला खां के सामने अच्छे अच्छे पहलवान नहीं रुकते। कहते सारे लोगों का ये भ्रम, यानी कि अभी तक उसे प्रसिद्ध मान रहे थे, पहलवान मान रहे थे, नामी पहलवान मान रहे थे, तो लुट्टन सिंह पहलवान ने उसको भी पछाड़ कर लोगों का ये वहम भी निकाल दिया कि हाँ वो ही नहीं, हम भी कुछ हैं। इसके बाद तो वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। इसके बाद धीरे धीरे राज्य दरबार में, दर्शनीय जीव का मतलब जैसे आप चिड़ियाघर देखने जाते हो तो वहां पर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, तो ऐसे ही राज दरबार में जो भी आता तो महाराज जो है उसको बताते कि ये है हमारे राज दरबार का पहलवान। कहते वो दर्शनीय जीव बन गया था, आते जाते लोग उसको देखते, पहचानते, सुनते उसके बारे में, यानी कि खूब राज दरबार में उसकी बड़ाइयां होती। चिड़िया खाने में और पिंज चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झंझोर कर बाघ दहाड़ता है, हाँ हाँ, यानी कि जिस तरह से पिंजरे चिड़िया खाने में, यानी कि चिड़ियाघर में जब आप जाते हैं तो पिंजरे में बंधा हुआ, जंजीरों में बंधा हुआ जो शेर दहाड़ता है, उसी तरह से सुनने वाले कहते, यानी कि जब वो दहाड़ता, कौन? लुट्टन सिंह पहलवान दहाड़ता, तो कहते वो कहते राजा का बाघ बोल रहा है, यानी कि राजा का शेर अर्थात
कौन है? लुटन सिंह पहलवान क्या है? दहाड़ रहा है। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, यानी ठाकुर के सामने ये जो राज दरबार है, राज दरबार में जब वो पहुंचता, ठाकुर के सामने जब पहुंचता, तो कहते वो पहलवान गरजता महावीर, ठीक है, यानी वो एक डायलॉग बोलता था, महावीर यानी आप महान हैं। तो लोग समझते पहलवान बोला, यानी जिस तरह से वो बोलता महावीर, तो लोग समझते हाँ पहलवान आ गया, यानी कि वो इस तरह के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता था बाहर निकलते समय। मेले में वह, आप कहते हैं कि वैसे तो वो जो लुटन पहलवान है वो उम्र में तो बड़ा हो गया था, शरीर तो उसका काफी जो है हेल्दी हो गया था एज के हिसाब से, लेकिन कहते बुद्धि बच्चों वाली थी। कैसे बुद्धि बच्चों वाली थी, ये पहरा उसी के बारे में बताता है। मेलों में वह घुटनों तक लंबा चोंगा पहने रहता, यानी घुटनों तक लंबा चोला, जैसे आपके पादरी लोग पहनते हैं ना, इस तरह से लंबा चोंगा पहनता, और अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर, यानी कि उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि पगड़ी को ठीक से बांध लूं। मैंने बताया ना कि वो ग्रामीण क्षेत्र से था, उसे रहन सहन का कुछ खास ध्यान नहीं था। तो वो कह रहा है कि अपनी अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह मस्त झूमता था, यानी जैसे मस्त हाथी चलता है वैसे ही वो अपनी चाल में मस्त होकर चलता था, बिल्कुल अलमस्त, कोई चिंता भाव किसी तरह का लेना देना, क्या हो रहा है इधर उधर उसे कुछ नहीं पता होता, ठीक है। वो एक अबोध बच्चे की तरह चलता रहता मस्त होकर। दुकानदारों को चुहल करने की सोचते, चुहल का मतलब छेड़खानी। तो कहते हैं दुकानदारों को लगता है कि उनसे उससे कुछ छेड़खानी कर ले या उसे थोड़ा सा छेड़ दें, तो कहते एक हलवाई अपनी दुकान पर उसे बुलाता है, क्या कहता है, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बनाए, जरा नाश्ता कर लो। अब नाश्ता क्यों? क्योंकि उसके लिए तो थोड़ी सी चीज नाश्ते की बराबरी होती थी, यानी शेर दो शेर को तो उसके लिए नाश्ता ही है, क्योंकि इतना भारी भरकम शरीर जिसका राशन बहुत ज्यादा हो, भीम का है शरीर वाला, तो ऐसे में तो शेर दो शेर रसगुल्ले तो उसके नाश्ते के बराबर। तो ये कहते मजाक मजाक में कि रसगुल्ला बना हुआ है, आप क्या कर लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, यानी मैंने बताया ना कि उसे ये नहीं पता था कि कुछ कह दूं उल्टा बोल दूं, ऐसा कुछ नहीं था उसके दिमाग में। तो पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी, जैसे बच्चे हंस देते हैं वैसे ही हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे ले आओ, 1.5 सेर, कहता थोड़ा बहुत क्यों, सेर 1.5 सेर ले आओ, और बैठ जाता खाने के लिए, लाओ, ठीक है, नाश्ता करने बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ले को उदरस्त करके, उदरस्त का मतलब होता है पेट में उतार कर, 2 किलो रसगुल्लों को पेट में उतार कर और मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां, गिलोरिया का मतलब पान लपेटी हुई जो मतलब बंडल होता है उसको, पान खाते हैं ना लोग, तो उसी तरह से, और 8-10 एक साथ, यानी कि इतना भारी भरकम विशाल का शरीर था कि 8-10 पान उसके मुंह में एक साथ आ जाते थे, 2-4 इधर डाले 2-4 इधर डाले। कहते गिलोरियां ठूस कर ठूड़ी को पान के रस से लाल करते हुए, अब खाने का तरीका देखिए उसका कैसा है, अस्त व्यस्त है, मैंने बताया ना उसको इतना ज्ञान नहीं है कि कैसे खाते हैं, ठीक है, मुंह में ठूस लेता था ऊपर नीचे। तो कहता पान की 8-10 गिलोरियों को मुंह में ठूस लेता, तो वो मुंह में जगह तो बचती नहीं। अब वो जब उसको बाइट को घुमाता, तो जो पान का जो रस होता है, लाल जो रस होता है चबाने के बाद, तो वो सारा रस उसकी ठोड़ी पर निकलता रहता। पान के रस को लाल करते हुए अपनी चाल से मस्त मेले में घूमता, यानी जैसी उसकी चाल थी, ठीक है, यानी 45 डिग्री कोण पर वो चलता था, ठीक है, इसी तरह से हाथों को फैलाकर चलता था। कहते चाल से मेले में घूमता। मेले में दरबार लौटते समय उसकी अजीब हुलिया रहती थी, यानी जब वो मेले से दरबार में लौटता तो अजीब ही हालत होती थी उसकी, कैसे, आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, यानी कि चमकीला, आंखों पर रंगीन चमकीला चश्मा होता था, हाथ में खिलौनों को नचाता हुआ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, चिल्लाते शोर मचाते हुए आते हैं, इस तरह से वो हाथ में खिलौने लेके नचाता हुआ, और मुंह में पीतल की सीटी बजाता हुआ, पहले सीटियां पीतल की भी बजती थी, लोहे की होती थी, आजकल तो प्लास्टिक की हो गई है। तो कहते हैं मुंह में पीतल की सीटी बजाता हुआ हंसता हुआ वो वापस आ जाता। अब इस सीन को देखकर सब लोग अंदाजा क्या लगा रहे हैं कि बल और शरीर की वृद्धि के साथ, यानी शरीर वृद्धि कर रहा था, यानी शरीर की ग्रोथ हो रही थी, और बल की भी ग्रोथिंग हो रही थी, यानी कि सेहत भी अच्छी बन रही थी, लेकिन इसके साथ साथ बुद्धि का परिणाम घट गया था, यानी कि बुद्धि नाम की चीज उसमें नहीं बढ़ी। शरीर लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है, काफी हेल्दी हो गया था एज के हिसाब से, और क्या है उसमें
शरीर में ताकत भी खूब आ गई थी उम्र के हिसाब से, जैसा शरीर बढ़ता है, ठीक है, वैसे-वैसे ताकत भी आ गई थी। लेकिन जैसे-जैसे शरीर बढ़ता है वैसे-वैसे बुद्धि भी बढ़नी चाहिए, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि नहीं बढ़ी थी, बच्चे के समान थी। घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें, यानी कि सिर्फ शरीर और ताकत बढ़ी थी, लेकिन बुद्धि ज़रा भी नहीं बढ़ी। वही बच्चों वाली हरकतें, वही बचपना उसके अंदर आ गए। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। जैसे ही ढोल की आवाज़ बजती और वो अपने भारी भरकम शरीर का तमाशा करना शुरू कर देता। इधर उछलता, उधर उछलता, कभी इधर अपने सीने पर मिट्टी मारता, कभी उधर दंगल में क्या है कुलांची खाता और उधर जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, यानी उसकी जोड़ी का कोई मिलता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इतना विशालकाय हो गया था खा के और पहलवानी कर के कि उसके सामने कोई टिकता ही नहीं था। जितने भी लोग थे नामी, काला खां हो, चाहे चांद सिंह हो, ऐसे सब लोगों को उसने हरा दिया था। अब कोई उसके सामने टिकता भी नहीं था। यदि कोई उसे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा नहीं देते थे। अब ऐसे में कोई लड़ना भी चाहे तो राजा साहब उस पर आरोप नहीं लगने देते। मान लो किसी वजह से मान लो कोई हानि हो जाए तो राजा का नाम तो बदनाम होगा ही होगा, साथ में लुट्टन का भी होगा। तो राजा ये सोचते थे कि इसकी भीमकाय शरीर के आगे कोई नामी पहलवान भी होगा तो वो बेचारा कितना टिक पाएगा। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है बस उसके शरीर के नीचे दब के कचुम्बर निकल जाए उसका, तो शायद इस वजह से वो उसे आज्ञा नहीं देते थे कि नहीं, ऐसे इससे लड़ने की अनुमति नहीं देते थे। इसलिए वो क्या होता, वो निराश होकर लंगोट लगाकर जब राजा मना कर देता कि नहीं तेरे को नहीं खेलना दंगल में, नहीं जाना तेरे को, क्योंकि राज दरबार में पहलवान था तो राजा की माननी भी जरूरी थी उसे। तो राजा जब उसे मना कर देता तो गुस्सा हो जाता था और अपना गुस्सा कैसे निकालता था, लंगोट लगाकर देह पर मिट्टी मलता था। जैसे मैंने बताया ना, सुल्तान मूवी देखी है आपने सलमान खान की, उसी तरह से मिट्टी पर गुस्सा निकालता, देह मिट्टी मलता और उछलकर अपने को सांड या भैंसा साबित करने करता रहता था। सांड और भैंसा क्यों? जैसे आपने देखा होगा कुछ बैल वगैरह होते हैं, सांड वगैरह होते हैं, जब उन्हें कोई लड़ाई के लिए नहीं मिलता ना, तो वो ऐसे ही मिट्टी में अपने सींग फंसा के ऐसे ही लोट पलेटे मार मार के अपना गुस्सा निकालते हैं। तो ऐसे ही वो भी करता था, दंगल में चला जाता और मिट्टी में लोट पलेटे मार मार के जैसे सांड और भैंसा अपना गुस्सा निकालते हैं ऐसे गुस्सा निकालता था, यानी अपने गुस्से को शांत करता। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। अब बूढ़े साहब राजा साहब इसलिए देख के मुस्कुराते कि मतलब क्या कहूँ, पहलवान तो है लेकिन बच्चों जैसी हरकतें अभी भी नहीं छोड़ता। ठीक है, इसलिए वो बेचारे उसकी अबोधता पर, यानी जो बचपना था उस पर वो मुस्कुरा देते। यूं ही 15 साल बीत गए। समझ में आ रहा है भाई? किताबें हैं ना? चलिए चलिए, हाँ, कभी ऐसे ही कथा सुनते रहो। जी जी, चलिए। कहते यूं ही 15 साल बीत गए, धीरे धीरे करते 15 साल निकल गए। पहलवान अजय रहा, यानी कि जो लुटन पहलवान था उसको कोई भी नहीं हरा सका। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था, यानी धीरे धीरे उसने अपने दोनों पुत्रों को भी दंगल में उतारना शुरू कर दिया। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी, जैसे मैंने बताया था कि विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया था। अब सास जो है वो पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी दो पहलवानों को पैदा कर गया था, दो बच्चों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले और तगड़े थे, यानी कि दोनों जो बच्चे थे वो बिल्कुल हूबहू पिता पर गए थे, यानी उसी तरह का शरीर उनका बलिष्ठ, ठीक है, अच्छे खट्टे खट्टे दिखाई देते थे। दंगल में दोनों को देखकर जब लोटन पहलवान के साथ वो भी दंगल में उतरते तो दंगल में दोनों बच्चों को देखकर लोगों के मुंह से अचानक निकल जाता था, यानी कि अचानक से कह देते थे, सभी के मुंह से यही निकलता था, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों बेटे, अर्थात ये दोनों भी बच्चे जो हैं बाप से भी बढ़कर अच्छे पहलवान बनेंगे। ये पहले ही भविष्यवाणी लोग कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनके शरीर को देखकर ये लगता था कि पिता की तरह ये भी एक अच्छे पहलवान बनेंगे और एक नामी पहलवान बनेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार में भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, यानी जैसे राज दरबार में राजा ने उसे घोषित कर दिया था कि आप राज दरबार के पहलवान हो, इसी तरह से दोनों लड़कों को भी राजा ने उसे क्या कर दिया कि ये भी दोनों मेरे क्या है राज दरबार के पहलवान रहेंगे, पहले से ही बता दिया। यानी अभी उम्र नहीं थी उनकी दंगल लड़ने की या उसमें अखाड़े में उतरने की, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कह दिया था कि जैसे लुटन पहलवान राज दरबार का पहलवान है, उसी तरह से आने वाले ये दोनों बच्चे भी
राज दरबार के पहलवान बने रहेंगे, आने वाला, भावी का मतलब आने वाला। अतः दोनों का भरण पोषण राज दरबार से ही हो रहा था। जैसे उन्हें घोषित किया गया, तो अब उनका लालन पालन भी राज दरबार से ही होने लगा। यानी तीनों पापा बेटे या पिता बेटे, दोनों बेटे, सारा राज दरबार जो है उसका भरण पोषण का खर्चा उठाने लगा। प्रतिदिन प्रातः काल पहलवान स्वयं ढोल बजा बजा कर दोनों को कसरत करवाता। ढोलक से तो उसे प्यार है ही, तो पहलवान जो है सुबह ढोल बजाता। अब उसने कह रहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, इसलिए वो ढोल को ही अपना गुरु मानता है। जैसे जैसे ढोल बोलेगा, आवाज आएगी, वो अपना अर्थ निकालता रहेगा और उसी के हिसाब से कसरत करता रहता था। कहता ढोल बजाता और दोनों बच्चे कसरत करवाता। ये तो हो गई सुबह की बात कि सुबह वो अपने, यहाँ पर ये बता रहे वो अपने बच्चों के साथ दिनचर्या कैसे व्यतीत करता था। तो सुबह तो ढोल बजाकर दोनों को कसरत करवाता। दोपहर में क्या करता, कहते लेटे लेटे, यानी कि जब आराम करने का समय होता तो लेटे लेटे सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता। ये भी बताता कि संसार में कैसे रहना है, जैसे देता समझे, यानी कि फिर उसका एक पैट वर्ड था समझे। ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना, और वो समझाता कि ढोल की आवाज को ध्यान से सुनना, ढोल क्या कह रही है, जैसे मैं बजाता हूँ ध्यान से सुनो कि मैं कौन सा दाव पेच करने की बात कर रहा हूँ। ढोल की आवाज का अर्थ निकालने की कोशिश करना, जैसे जैसे ढोल बजेगा वैसे वैसे आपको अपने करतब दिखाने हैं पहलवानी में। फिर वो कहता है हाँ मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं है, यानी कहता है मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं है, अर्थात मैंने किसी को पहलवान को अपना गुरु नहीं बनाया। ये ढोल ही है समझे, यानी कि ढोल ही है हमारे लिए तो सब कुछ। ये गुरु कह लो चाहे ढोल कह लो, सब कुछ यही है। इसी की बदौलत मैं आज पहलवान हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी इसकी इज्जत करो। ठीक है, उसे संसारिक ज्ञान देता। ढोल क्या कह रहा है उसकी आवाज को सुनना, उसके पैतरों को समझना, उसकी बोली को समझना और फिर दाव पेच लगाना। ढोल की आवाज से प्राप्त प्रताप से ही, प्रताप का मतलब ख्याति, ढोल की आवाज का जो तेज है, जो ख्याति है, जो आवाज की गूंज है, से ही मैं पहलवान बना हुआ हूँ। कहते ये ढोल की आवाज ही है जिसके कारण आज मैं जो आपके सामने हूँ, वो सब कुछ इस ढोल की वजह से ही। जैसे हम नहीं कह देते भाई किसी की वजह से अगर हम प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो हम सारा श्रेय उसी को देते हैं, तो इसी तरह से पहलवान भी सारा श्रेय किसको दे रहा है, ढोल को दे रहा है। कहते मेरा कोई गुरु नहीं है, पहलवान गुरु नहीं बनाया मैंने कभी भी, मैंने ढोल को ही सब कुछ माना है, इसलिए जो भी कुछ हूँ वो सब मैं ढोल की वजह से ही हूँ। और दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे, उसने अपने बच्चों को समझाया। इसलिए इसकी इज्जत करना, क्यों, क्योंकि यही सब कुछ है हमारे जीवन में। ठीक है, इसे ही मैंने सब कुछ माना है, इसी के कारण हम इतना कुछ कर पाए हैं। तो उसने अपने बच्चों को भी समझाया कि संसार में अगर रहना है तो इसकी आवाज को समझना, क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, वैसे ही आप अपने पैतरे बदलना। और सबसे पहले अगर किसी भी दंगल में आप कुश्ती खेलने के लिए उतरो तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना, इस ढोल को प्रणाम करना। समझ में आया, क्योंकि यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। ऐसा उसने अपने बच्चों को ढोल के प्रति सम्मान की भावना रखने की बात कही। ऐसा ही बहुत सी बातें वो किया करता था। कहता है ऐसी बहुत सारी बातें बच्चों को बताया करता था कि बेटा ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। अपने बच्चों को संसारिक ज्ञान देता। फिर ये भी बताता कि मालिक को खुश कैसे रखा जाता है, यानी कि अपने मालिक को, मालिक का मतलब जो राजा है वो हमारे लिए कितना कुछ करता है। तो वो बच्चों को भी बताते थे कि आप अपने मालिक का हमेशा क्या करना, रेस्पेक्ट करना, उनका सम्मान देना, क्योंकि उसी की वजह से तो हम खा पी रहे हैं, उसी की वजह से तो हम इतने पनप रहे हैं, उसी की वजह से हमारा जीवन चल रहा है। कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि शिक्षा वह नित्य दिया करता था। यानी कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि वैसे तो उससे संसारिक ज्ञान नहीं था, लेकिन जितना भी उसको बोध था, जितनी भी उसको जानकारी थी, वो अपने बच्चों को बताता रहता था कि ऐसे में आपको कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से आप उसे रखेंगे। किंतु उनकी शिक्षा दीक्षा सबके कराए पर एक दिन पानी फिर गया। यानी कि जैसा जैसा चलता रहा, यानी अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देता रहा, धीरे धीरे उनको में इम्प्रूवमेंट करता रहा, अपने बच्चों को संसार के बारे में बताता, ये भी बताता कि ये राजा हमारे मालिक हैं, इनका ख्याल रखना, यानी सब तरह की चीजें अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करता। और एक दिन हुआ क्या कि एक दिन पानी फिर गया, यानी कि सारी मेहनत जो उसने की थी वो सब बेकार हो गई। क्या हुआ कि वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। यानी अभी तक उसने जो भी प्राप्त किया था वो राजा के आश्रय से ही तो किया था, राजा की बदौलत से ही तो वो सब कुछ बना था। भोजन वहां से मिल रहा था, कबड्डी के दंगल में वो, हाँ ना सॉरी,
कुश्ती के दंगल में वहीं से उतरा था, राज दरबार का पहलवान उसे घोषित किया गया था। ये सब का किसका था? ये सारा आशीर्वाद राजा का ही तो था। राजा के आश्रय में ही तो वो पल रहा था, राजा के सहारे से तो सब कुछ हो रहा था। राजा चाहता तो उसे निकाल भी सकता था, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। तो राजा स्वर्ग सिधार गए। अब देखो, जिसके सहारे आप पलते हो, जिसके सहारे आपकी जिंदगी चलती है, अगर वही ना रहे तो फिर उसका तो जीवन नरक बन जाता है। तो ऐसा ही हुआ, राजा स्वर्ग सुधार गए और नए राजकुमार ने, यानी अब नया राजकुमार घोषित करना था। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही, विलायत का मतलब होता है विदेश में रहता था वो, विदेश से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया, यानी सारे राज्य का कामकाज अपने हाथ में ले लिया। कई बार होता है कि जैसा चल रहा होता है कि ठीक है चलने दो, बताओ कैसे क्या चल रहा है। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे करते हैं कि एक एक चीज देखते हैं कि क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है, बदलाव क्या हो रहा है। तो कहते हैं ऐसे ही राजा के जाते ही वहां पर क्या है, राजकुमार ने राज्य का सारा कामकाज अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय स्थिरता आ गई थी, यानी जब राजा साहब थे, राज्य का शासन जब राजा संभालता था तो स्थिरता आ गई थी। स्थिरता का मतलब ढीलापन था, ठीक है, धीमापन था उसमें, तेजी नहीं थी काम में। क्यों नहीं थी? क्योंकि राजा कभी कुछ देखते ही नहीं थे, कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं था राजा को। राजा को तो बस काम होना चाहिए, राजा ये देखते थे चलो ठीक है, ठीक ही हो रहा होगा। यानी राजा ने कभी भी अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी या अधिकारी थे उनके काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, यानी जैसा चल रहा था वैसा। और इसका कारण यही था कि काम अच्छे से होता नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी काम के प्रति अलर्ट रहोगे, जिम्मेदारी दे रहे हो, उसके बाद बीच में रोक टोका टोकी करोगे या रोकोगे या उसमें पूछोगे, तो अधिकारी भी क्या रहेंगे? सतर्क रहेंगे। अब जब कोई पूछने वाला ही नहीं है तो वो भी आलसी हो जाते हैं। कहते हैं ऐसे ही राजा के समय में भी ऐसा ही था। सारे अधिकारी क्या है, विलासिता जीवन जी रहे थे। स्थिरता आ गई थी, काम किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। और राजकुमार के आते ही वो दूर हो गई। लेकिन जैसे ही राजकुमार आए, और राजकुमार ने क्या किया, सारा राज्य का काम अपने हाथ में ले लिया कि दिखाओ भाई क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या करता है, वो कौन करता है, ये कैसे करता है, सारा अपने हाथ में लिया। तो जो गतिविधि बीच में रुकी हुई थी, जो धीमापन आ गया था काम में, वो फिर से तेजी पकड़ने लगा, अर्थात काम फटाफट होने लगे। और बहुत से परिवर्तन भी हुए, यानी कि बहुत सारे चेंज भी किए राजकुमार ने। राजा ने तो कोई चेंज ही नहीं किया, जैसा चल रहा है ठीक है कर लो, ठीक है चलता रहेगा। लेकिन राजकुमार ने आते ही उसमें बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेट घात में, यानी जो चेंज किए, जो बदलाव किए, उन बदलाव में क्या है, पहलवान भी आ गया कि इसको भी बदल दो, क्या लगा रखा है ये, ठीक है। तो उन्होंने उसे बदल दिया। दंगल के स्थान पर घोड़ों की रेस ने ले लिया। कहते ये दंगल वंगल पुरानी चीजें हैं, ठीक है, ये कुश्ती अखाड़े छोड़ो और क्या करो, घोड़ों की रेस शुरू करो। यानी लोगों में एक नयापन आएगा, यानी घोड़ों की रेस की प्रतियोगिता होगी अब आज से, ठीक है। ये दंगल हटा दीजिए, ये पुराने जमाने की चीजें हैं। अब भारत बदल गया है, इंडिया बन गया है, तो अब इंडिया में क्या है, घोड़ों की रेस की, यानी कि घुड़सवारी, घोड़ों की रेस की क्या की जाए, प्रतियोगिता आयोजित की जाए। अब लोगों में भी नयापन देखना चाहते थे तो कोई उत्साहित थे, उन्होंने हाँ की होगी, तो राजकुमार ने रेस लगाने, घोड़ों की रेस की प्रतियोगिता निश्चित कर दी। किसकी जगह? दंगल की जगह पर। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल, यानी पहलवान का भोजन की व्यवस्था और दोनों भावी पहलवान अर्थात उनके बेटों के जो दैनिक भोजन व्यय था, यानी कि जो खाने का जो डेली का खर्चा था, जब राजकुमार ने देखा कि ये तो इतना कुछ खाते हैं और वो भी राज दरबार से जा रहा है सब कुछ, तो कहते ये क्या है, ये तो टेरिबल है, कहते ये तो भयानक है, ठीक है, ये तो बहुत भयानक है ये सारी चीजें। एक नए मैनेजर ने क्या है, राजा को उकसाते हुए, राजकुमार को उकसाते हुए कहा, जी टेरिबल नहीं, ये तो हैरिबल है, ये तो महाभयानक है, ठीक है, भयानक ही नहीं, ये तो महाभयानक है। यानी इतना बड़ा खर्चा इनका हम ओट रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, इतने विशाल काय है, ये महान विशाल काय। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, यानी कि राजकुमार ने उसे साफ जवाब दे दिया, पहलवान को जवाब मिल गया कि राज दरबार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका इतना खर्चा अगर हम उठाएंगे, तो उसने कहा कि राज दरबार में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, चले जाओ कहीं पर और उसको गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया, यानी उसे ये भी नहीं पूछा, यानी उसके मन की बात भी नहीं सुनी, ठीक है। गिड़गिड़ाने का मतलब कि वो अपनी सफाई में कुछ कहता। पहलवान उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटकाकर, जिस दिन राज दरबार से निकाला गया, उसी दिन उसने
अपनी ढोलक को, जिसको वो सब कुछ मानता था, अपने गले में लटका लिया और अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर का मतलब किनारे पर, गांव के एक किनारे पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। क्यों? क्योंकि विधवा सास नहीं थी, पत्नी नहीं थी। अब ऐसे में ना तो, दूसरी बात है उसे बांधना भी तो नहीं आता था, घर बसाना उसने सीखा कहाँ? कहते हैं ऐसे में गांव वालों ने ही उसे एक झोपड़ी बनाकर दे दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों को, यानी गांव के जो युवा वर्ग थे, उनको और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। चरवाहों का मतलब जो गाय भैंस चराने का काम करते हैं, उनको कुश्ती सिखाने लगा। जो इंटरेस्टेड था उनको कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्चा गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था, यानी इतनी विशालकाय शरीर के लिए खाना भी तो चाहिए। तो कहते हैं ऐसे में बदले में गांव वाले क्या करते थे कि वो नौजवानों को कुश्ती सिखाता था, तो बदले में गांव वाले उसको खाने का खर्चा उन्होंने ले लिया था कि ठीक है भाई, हम तेरा खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे। सुबह शाम वह स्वयं ढोल बजाकर अपने शिष्यों को और अपने पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता। सुबह और शाम दोनों समय वो अपने पाठशाला, यानी कुश्ती की पाठशाला में, वो वहां पर दंगल में बच्चों को क्या सिखाता था? पैतरे सिखाता था, दाव पेच सिखाता था। ठीक है। हाँ जी बेटा। हेलो। हाँ जी बेटा। आज के लिए बेटा इतना, इतना ही। बाकी समझ में आ गया? फिर से बोलो। पसंद क्यों करता था? देखो, एक तो ये कि राजा के दरबार में उस समय कुश्ती जैसे आयोजन होते नहीं थे। ठीक है। यानी कि आप ये देखिए, आपके गांव में एकदम बदलने में टाइम लगता है। तो उस समय घोड़ों की रेस तो होती नहीं थी, तो लोगों के मनोरंजन करने के लिए तो राजा जब दंगल लगाता था, मेला लगाता था दंगल का, तो ऐसे में आप सोचिए, जब आपके घर से कोई व्यक्ति जाता है और आपके घर से कोई जीतता है, तो आपको कितनी खुशी होती है। तो इसी तरह से राजा को लग रहा था कि श्याम नगर में अगर मेरा कोई मुझे जिता सकता है, तो वो लुटन सिंह पहलवान है, और इससे क्या होगा, राजा का नाम ही नहीं, श्यामनगर का नाम भी होगा। यानी आपके इलाके में जब आप कॉलेज में या स्कूल में फर्स्ट आते हो, तो क्या आपका ही नाम होता है? आपके पेरेंट्स का भी होता है, आपके स्कूल का भी होता है, आपके क्षेत्र का भी होता है। और जो नाम करता है उसको कौन प्यार नहीं करेगा? बात आ गई समझ में? ठीक है। और कोई डाउट? और कोई डाउट? नहीं? तो भाई किताबें हैं ना। प्रमोद लेट जुड़ेगे बेटा आज आप लोग। हम्म। प्रमोद, क्यों बेटा, क्या बात है, पढ़ने का मन नहीं करता? नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो रिटर्न काम बताओ कितना हो गया? करेंगे। ये बात ध्यान से सुन लो कि मैं जब ऑफलाइन क्लास में आऊं, तो आपका एक पेज क्या, एक शब्द भी नहीं छुटा हुआ होना चाहिए। आप कहाँ से करोगे अरेंज, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है। चाहे आपने आप किसी सहपाठी से अपनी पीडीएफ मंगवाई है जो पुरानी रह गई है, उनसे लेके अपना काम करना है। ठीक है। यानी कि ये जो आपका टाइम है इस वीक का, इस वीक में फटाफट रनिंग में आ जाओ आप सभी। लिखने का काम करते रहो फटाफट। लिखने का काम हुआ तो याद करने का काम तो हमारी जिम्मेदारी है, और आपको पढ़ाने का काम भी दोबारा हो जाएगा। लेकिन लिखित काम अगर रह गया तो फिर मेरे पास दोनों चीजों में बैलेंस नहीं बन पाएगा। और ये बोर्ड की क्लास है, पेपर होंगे, ये ध्यान रखना, और स्कूल भी खुलेगा। कभी आप ये सोच रहे हो कि इस साल की तरह ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लस टू वेटिंग में बैठी हुई है ना, ये इसलिए बैठी हुई है कि बोर्ड ये चाह रहा है कि पेपर हो। जिन बच्चों के दिमाग में ये बैठ गया कि पेपर तो होने नहीं है, तो ये मन बना लो कि पेपर तुम्हें भी देने और तैयारी करनी है। और जब तक हम ऑफलाइन में आएंगे तब तक पता नहीं कितना टाइम निकलेगा, तो तुम्हारे पास समय नहीं है। तो अपना लिखने का काम पूरा करते रहो। कॉपी कैसी भी है वैसी अपनी बना लीजिए, जैसी मिल रही है आसपास। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा में सब कुछ बंद है, बुक डिपो आपके खुले हुए हैं। ठीक है। नेसेसरी चीजों की दुकानें खुली हुई हैं, तो ये कोई बहाना नहीं है। ऐसा तो है नहीं तुम घर में ही कैद रहते हो। ठीक है। घर पे निकलते ही नहीं हो, ऐसी हालत नहीं है। जरूर निकलते होंगे, तो किसी न किसी तरह से अपने नेसेसरी काम के लिए अपना मास्क लगा के और प्रॉपर अपनी सुरक्षा बरतते हुए अपनी चीजों सामान को ले आइए और अपना काम कीजिए, जिनके पास किताबें नहीं है। ठीक है। अमृता, कितना काम हुआ? बच रही है तो जल्दी उतारो बेटा। ठीक है। यश राव, कितना काम हुआ?
जिनसे पूछ लिया वो चलो। यश। हम्म। हेलो। हाँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मुझे मैसेज छोड़ो एक बार। ठीक है। साहिल कितना काम हुआ? ओहो, अभी तो शुरू हुआ है। हम्म। भक्तिन कर लिया तो बेटा पहला ही चैप्टर हुआ, ये तो अभी तो पहली सीढ़ी चढ़ी है। और हमारे चैप्टर हो गए तीन तीन। ठीक है। फटाफट स्पीड बढ़ाओ। हाँ जी, अवन का तो पूरा है ही। ठीक है, साहिल का हो गया। यश आप चलो। तनु का पूरा है, तनु पूरा है बेटा काम। अच्छा अच्छा ठीक है। यश चलो बेटा, आपसे बात हो चुकी है, चलो। उषा आप भी चलो बेटा। ठीक है। कशिश भी, आप भी चलो, पूरा होगा। ललित। हाँ। दो तीन बेटा, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है। मुझे ना लिखित काम की बहुत टेंशन हो रही है, आप लिखित काम पूरा रखो प्लीज। ठीक है, कैसे भी करके अपने दोस्तों से पीडीएफ मंगा लो, अगर पुरानी अगर अवेलेबल यहाँ पर नहीं हो रही है तो। ठीक है। जी जी जी, चलिए। रितु, कैसे करोगे? बाकी चलो बेटा सब। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, जल्दी पूरा करो। ठीक है। ओके बाय।